चलिए, तो आज हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मलेरिया एंड डेंगू। ठीक है, मलेरिया एंड डेंगू जो है यह कम्युनिटी एंड एमिशन का कॉमन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम मलेरिया पढ़ेंगे। तो मलेरिया जो है, इसका डेफिनेशन, मलेरिया इज एन इन्फेक्टियस डिसीज काज्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो मलेरिया जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। हुज पैथोजन, जिसका पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफिनेशन इसका है, मलेरिया इज एन मॉस्किटो बॉर्न डिसीज। तो मलेरिया जो है एक प्रकार का मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, मॉस्किटो के द्वारा उत्पन्न होने वाला डिसीज है, जिसका पैरासाइट्स होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होता है। ठीक है, तो अगर पैथोजन की बात करें तो मलेरिया जो है विभिन्न प्रकार के पैथोजन, मलेरिया के विभिन्न प्रकार के पैथोजन होते हैं प्लाज्मोडियम के। ठीक है, तो मलेरिया डिसीज कार्ड बाय द 4 स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम, 4 स्पीसीज से होता है। ठीक है, पहला क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, सॉरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर प्लाज्मोडियम ओवेल, फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, मूवी, ठीक है, मूवी, फिर मूवी, ठीक है, या ऐसे लिख देना। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेल एंड ओवेल एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। एक ट्रिक है ये सारे पैथोजन को याद करने का। तो कुछ स्पेशल पॉइंट है जो मैं पढ़ देता हूँ। स्पेशल पॉइंट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज द मोस्ट कॉमन मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है एक प्रकार का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये मलेरिया होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है इज द मोस्ट डेडली एंड काज सेरिब्रल मलेरिया। तो सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। यह मतलब कि मोस्ट डेडली होता है क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है। इसमें पता ही नहीं चलता कि पेशेंट कब पूरी तरीके से ग्रसित हो गया, और यह सेरिब्रल मलेरिया कॉज कर देता है। ठीक है, द प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स इंटर ह्यूमन, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो होते हैं ह्यूमन में इंटर करते हैं थ्रू सलाइवा ऑफ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू इंटर करते हैं। ठीक है, व्हेन दे बाइट, जब ये बाइट करते हैं, मॉस्किटो जब बाइट करते हैं तो मॉस्किटो के माउथ में जो प्लाज्मोडियम वाइवल प्लाज्मोडियम जो होता है उसका लार्वा के जरिए, ठीक है, उसका लार्वा उसमें रहता है और उसी के जरिए फीमेल में, सॉरी मेल में, ह्यूमन में एंट्री कर देता है। ठीक है, दिस पैरासाइट्स आल्सो अफेक्ट द लीवर बाय द डिस्ट्रॉइंग आरबीसी। और यह पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम जो होता है आरबीसी को, लीवर में आरबीसी को डिस्ट्रैक्ट करके, ठीक है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके लीवर को भी अफेक्ट कर देता है। द मलेरिया, नेक्स्ट है, मलेरिया काइड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज नोन एज परनीशियस मलेरिया। वह मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा हो रहा है, तो उस मलेरिया को हम परनीशियस मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परनीशियस मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक वाटर फीवर, बिकॉज इन दिस द आरबीसी डिसइंटीग्रेशन इज वेरी रैपिड एंड क्लम्प ऑफ द आरबीसी आर फॉर्म ड्यू टू व्हिच ब्लड सर्कुलेशन गेट्स ब्लॉक। ध्यान देना, तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा जो मलेरिया होता है उसको परनीशियस मलेरिया बोलते हैं, या ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं, या इसी को ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन होता है, या बहुत तेज़ी के साथ आरबीसी का इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण आरबीसी क्लम्प बन जाता है, थक्का बन जाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाते हैं और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब चलिए प्लाज्मोडियम जो है उसके हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम के इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड आप जानते हैं, प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड उस टाइम को कहते हैं जो जब कोई बैक्टर किसी ह्यूमन को मतलब कि इन्फेक्ट करता है, तब से लेकर
साइन सिम्टम मतलब लक्षण दिखने तक का जो ड्यूरेशन होता है उसी को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 18 मतलब 12 to 18 डेज होता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम मलेरी का 18 to 40 डेज होता है, ठीक है, 18 से 40 डे होता है। प्लाज्मोडियम वावेल का 12 to 18 डे होता है, 12 से 18 दिन होता है। अब देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का जो 7 to 14 डे होता है, इसी का सबसे कम होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होता है, ठीक है। इसी को परनीशियस मलेरिया भी बोलते हैं, ठीक है, परनीशियस मलेरिया। चलिए अब इसका हम क्लिनिकल फीचर पढ़ते हैं मलेरिया का जो लक्षण है, ठीक है। तो द मेन सिम्टम ऑफ द मलेरिया जो होता है रिकरेंट फीवर होता है, बार बार फीवर आता है, ठीक है। यह 3 स्टेज में होता है। एक कोल्ड स्टेज होता है, मलेरिया के 3 स्टेज होते हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज, ठीक है। तो अगर बात करूं तो मतलब कि कोल्ड स्टेज जो होता है, कोल्ड स्टेज में क्या होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है 1.5 से लेकर 1 घंटे तक होता है। द पेशेंट सडनली फील इंस्टेंस एंड कोल्ड एंड शिवरिंग। तो पेशेंट जो होता है बहुत तेज़ी के साथ कोल्ड एंड शिवरिंग फील करता है, अर्थात उसको बहुत तेज़ी के साथ ठंड लगता है और कपकपी होती है। और इस स्टेज के एंड में जो होता है फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, समझ में आ गया। अब हॉट स्टेज की बात करें, हॉट स्टेज अगर इसका ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन लगभग 1 से 4 घंटे तक का होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है 1 से लेकर 4 घंटे तक होता है। ड्यूरिंग विच द चिल्स सबसाइड। इस समय मतलब कि हॉट स्टेज के दौरान जो कपकपी होती है, वह जो ठंड लगती है वह कम हो जाती है एंड टेम्परेचर राइज, और टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ब्रीदिंग जो होता है बहुत तेज़ी के साथ फास्टर होता है, अर्थात टैकीकार्डिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है। द बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज फीवर बिगिन सबसाइड। और हॉट स्टेज के एंड में जो फीवर जो होता है वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वेटिंग स्टेज की। तो जो स्वेटिंग स्टेज जो होता है मलेरिया का लास्ट स्टेज होता है। स्वेटिंग स्टेज जो होता है मलेरिया का लास्ट स्टेज होता है। यह लगभग 3 घंटे तक रहता है, ठीक है, यह लगभग 3 घंटे तक रहता है। इन विच पेशेंट स्वेट ए लॉट। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना होता है, द फीवर ख़त्म हो जाता है एंड पेशेंट फील हेल्दी। और पेशेंट जो होता है हेल्दी फील करता है, ठीक है। अब आगे साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। साइन सिम्टम जो होता है तो मलेरिया का साइन सिम्टम की बात करें तो पहला जो साइन सिम्टम है चलिए एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। साइन सिम्टम मलेरिया में पहला एनीमिया जो होता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, उसको पीलिया भी हो सकता है, नाउजिया भी आएगा, वोमिटिंग होगा मतलब जीभ चलाएगा एंड उल्टी भी होगा, लीवर पेन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लीवर में जो आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होने के कारण लीवर इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत तेज़ी के साथ वीकनेस होगा, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया का कंडीशन हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, हेडेज होगा, ठीक है, हेडेज भी होगा बहुत तेज़ी के साथ, ठीक। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में भाई जो मलेरिया का डायग्नोसिस होता है, पहली बात तो हम जानते हैं मलेरिया का डायग्नोसिस जो होता है, पहला हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं कि कितने दिन से फीवर हो रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, मतलब बॉडी चेकअप करेंगे पूरा, और सिम्टम को चेक करेंगे, चेकिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ द सिम्टम, कौन कौन से सिम्टम दिख रहे हैं इसको चेक करेंगे। ब्लड स्मीयर टेस्ट लेंगे, ब्लड स्मीयर टेस्ट लेते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट इलेक्ट्री कराते हैं, केएफटी कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, मलेरिया टेस्ट किट कराते हैं, मलेरिया के मतलब का टेस्ट किट के जरिए भी कर लेते हैं, ठीक है। इससे भी पता चल जाता है कि मलेरिया है कि नहीं, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्प्लिकेशन में ध्यान देना, सीवियर एनीमिया, क्योंकि आरबीसी का इसमें डिस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी शॉक भी हो सकता है, सर्कुलेटरी शॉक, क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लम्प बनने के कारण अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन होता है तो
क्लम्प बनने का चांस ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो सर्कुलेशन जो होता है ब्लॉक होने का चांस रहता है। किडनी भी फेल हो जाएगा अगर सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगी, और पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, ठीक है। लंग्स में सूजन भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर अब चलते हैं प्रिवेंशन जो होता है रोकथाम होता है, ठीक है। रोकथाम इसको बोलते हैं। टू प्रिवेंट मलेरिया, मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए डर्टी वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट अराउंड द ह्यूमन हैबिटेट। ध्यान देना, जहाँ पे ह्यूमन रहता है वहाँ पे गंदा पानी जो डर्टी वाटर होता है तो वहाँ पे अलाउ नहीं हो, मतलब कि वहाँ पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए ध्यान देना, इफ़ देयर इज ए पॉन्ड, अगर नियर को आसपास कोई पॉन्ड है तो गैम्बूसिया फीड शुड बी रेयर। तो उसमें गैम्बूसिया एक फिश होती है, उसको पालना चाहिए, क्योंकि यह मॉस्किटो के लार्वा को जो होती है खा जाती है और रिड्यूस द नंबर ऑफ द मॉस्किटो, और मॉस्किटो की संख्या को घटा देता है, ठीक है। ध्यान देना। नेक्स्ट है इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो क्लीन वाटर शुड बी ऐड। ध्यान देना, क्लीन वाटर को ऐड करो बाय रिमूविंग वाटर कलेक्टेड इन कूलर। मान लीजिए कूलर में जो वाटर कलेक्ट है वो उसको हटाते हैं और साफ़ क्लीन वाटर डालते हैं वहाँ पे, ठीक है। और बाथरूम में भी क्लीन जो बाथरूम टैंक होता है उसको भी क्लीन करके साफ़ वाटर डालते हैं। ओल्ड टायर अगर है घर में तो भाई उसमें भी पानी टिके रहते हैं, तो वहाँ पे भी उसको भी खाली कर देंगे। और डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है, जो मॉस्किटो को किल करता है, ध्यान देना। तो इसका स्प्रे करेंगे, और सीवर में भी ड्रेन जहाँ से मतलब कि गंदे पानी निकलते हैं, ड्रेन्स और सीवर जहाँ है वहाँ पे इसका डीडीटी का स्प्रे करेंगे, ध्यान देना। वाइल स्लीपिंग, अगर जब सोने के दौरान, ठीक है, सोते समय वन शुड बी कीप नीम लिप्स, ध्यान देना, नीम की पत्तियां जो होती हैं एंड स्पेशल प्लांट नियर द फीट, अपने पैर के पास कुछ नीम की पत्तियां और कुछ स्पेशल प्लांट जो होते हैं जो मॉस्किटो रिपेल करते हैं, तो इसको अपने पैर के पास रखना चाहिए। इफ़ अवेलेबल ए मॉस्किटो नेट, अगर आपके पास मॉस्किटो नेट है तो उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, उसी का यूज करना चाहिए, ध्यान देना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो हम इसको सुधारते हैं। तो नेक्स्ट है इफ़ अवेलेबल मॉस्किटो नेट शुड बी यूज, अगर मॉस्किटो नेट या बेड नेट है उसको यूज करिए। बिफोर स्लीपिंग वन शुड बी अप्लाई मॉस्किटो रिपेल क्रीम। ध्यान देना, मॉस्किटो रिपेल क्रीम आता है मार्केट में जो उपलब्ध है, हैंड फीट एंड फेस, हाथ पैर और चेहरे पे लगाना चाहिए। द विंडो एंड डोर ऑफ हाउस शुड बी केप्ड क्लोज व्हाइल स्लीपिंग एट द नाइट, जब भी रात में आप सोने लगे तो विंडो और डोर को क्लोज कर दें, ठीक है। तो इसका प्रिवेंशन ही मेन होता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट बहुत छोटा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो क्यूनिन सल्फेट होता है, क्यूनिन सल्फेट, और क्लोरोक्विन होता है, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज पुराने समय से ही यूज हो रहा है, ठीक है। कुछ जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स का भी यूज किया जाता है, ध्यान देना, जैसे आरटी मशीन हो गया एंड एमेडिया क्वीन हो गया, एमेडिया क्वीन, सल्फाडॉक्सिन हो गया, ये दवा चलते हैं, ठीक है। करेंटली डाईहाइड्रो आर्टिमिसिन एंड पिपराक्विन यूज हो रहे हैं, आर आल्सो भी यूज, ठीक है। एंटीपायरेटिक आर आल्सो प्रोवाइडेड टू द पेशेंट एज पर रिक्वायरमेंट। अगर ध्यान देना, अगर पेशेंट को फीवर है तो हम एंटीपायरेटिक के रूप में पीसीएम या आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले हम क्या काम करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। मान लीजिए अगर फीवर है तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। अगर फीवर है तो फीवर के समय हमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, ध्यान देना। फीवर अगर है तो सबसे पहले नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, इन केस ऑफ पेशेंट हैज फीवर द बॉडी टेम्परेचर शुड बी चेक एंड नोट। ध्यान देना, बॉडी टेम्परेचर को चेक करते हैं, और फिर उसके बाद नोट करते हैं। इफ़ द पेशेंट इज फीलिंग कोल्ड,
अगर पेशेंट कोल्ड फील कर रहा है, अगर ठंड उसको लग रही है, तो द एक्स्ट्रा ब्लैंकेट शुड बी ऑल्सो गिवन। ध्यान देना, जो भी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है, और अगर उसको ठंड लग रही है तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी देना होता है। इफ़ द पेशेंट इज नॉट फील कोल्ड, अगर पेशेंट कोल्ड को फील नहीं कर रहा है, देन हिज क्लोथ शुड बी लूजन एंड अननेसेसरी क्लोथ शुड बी रिमूव। तो जो पहने हुए कपड़े हैं उसको लूज कर दीजिए, और अननेसेसरी कपड़े जो है उसको हटा दीजिए, जैसे ब्लैंकेट व्लैंकेट हो गया। द पेशेंट शुड बी स्पॉन्ज विथ ए क्लोथ सॉक इन टाइपेड वाटर। देना पेशेंट को स्पॉन्ज मतलब कि स्पॉन्ज विथ क्लोथ्स, ध्यान देना, मतलब कि जो कपड़े हुए उसको सूखा मतलब कि गीला करके टैप वाटर से उसको मतलब कि वॉश करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, अगर पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, मान लीजिए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, तो मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है, मान लीजिए सोडियम पोटेशियम कुछ भी है जो कम है, तो हम नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट शुड बी इनकरेज टू ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ध्यान देना, पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि वो पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड ड्रिंक करें, ठीक है, उस अर्थात पर्याप्त मात्रा में लिक्विड चीज़ें पिए, ठीक है। इफ़ पॉसिबल या बीवरेज ऑफ हिज चॉइस शुड बी मेड अवेलेबल। ध्यान देना, अगर पॉसिबल है तो हम उसको कुछ पेय पदार्थ जो उसके मन का हो उसको भी दे सकते हैं, देना चाहिए। इफ़ द पेशेंट इज अनेबल टू कंज्यूम फ्लूइड, अगर पेशेंट फ्लूइड को कंज्यूम करने में अनेबल है, इफ़ इमीडिएट फ्लूइड सप्लाई इज नेसेसरी, तो ध्यान देना, और कोई इमीडिएट फ्लूइड जो है उसको चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो मतलब देना बहुत ज़रूरी है, तो आईवी फ्लूइड इमरजेंसी के केस में हम आईवी एडमिनिस्टर करना चाहिए। इनटेक आउटपुट चार्ट शुड बी मेंटेन। ध्यान देना, इनटेक आउटपुट चार्ट हमेशा लेते रहना है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस का पता चल जाए। नेक्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ध्यान देना, तो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या करते हैं, द पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व रेगुलरली, पेशेंट को हमेशा देखते रहना है। ऑल ड्रग्स शुड बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट एट द राइट टाइम। ध्यान देना, पेशेंट को समय के दौरान, ठीक है, सही समय पर सभी ड्रग्स देना होता है। द पेशेंट IPR एंड BP, ठीक है, TPR सॉरी, पेशेंट TPR एंड BP, पेशेंट TPR एंड BP शुड बी चार्ट शुड बी मेंटेन। ध्यान है, पेशेंट का TPR और BP हमेशा लेते रहना है और उसको नोट करते रहना है, ठीक है। द पेशेंट प्रॉब्लम्स शुड बी लिसन टू केयरफुली एंड साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन शुड बी नोटेड। ध्यान देना, पेशेंट का प्रॉब्लम जो होते हैं केयरफुली सुनना है, और जो भी दिक्कत, जो भी उसको लक्षण दिख रहा है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ द पेशेंट हैज़ एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर पेशेंट को किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, द डॉक्टर शुड बी इन्फॉर्म इमिडिएटली। ध्यान देना, डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस में लास्ट जो है रेस्टलेसनेस ऑफ पेशेंट। ध्यान देना, अगर पेशेंट को डिस्कम्फोर्ट या आरामदायक महसूस हो रहा है, मतलब कि उसको आराम नहीं है, तो इस कंडीशन में नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे, द पेशेंट शुड बी केप्ट इन कंफर्टेबल पोजीशन। ध्यान देना, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है। इफ़ द पेशेंट इज हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग, मॉइस्ट ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइड। ध्यान देना, उसको अगर ब्रीदिंग लेने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में, तो ऑक्सीजन हमें देना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोवाइड मतलब कि मॉइस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए। इफ़ द पेशेंट इज बेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर पेशेंट बेड पे लंबे समय से है, देन द पेशेंट पोजीशन शुड बी चेंज। ध्यान देना, तो पेशेंट का पोजीशन शुड बी चेंज हो जाना, चेंज करते रहना चाहिए रेगुलरली, ताकि बेड सोर ना हो, कोई वुंड ना हो उसके बॉडी में, या कोई प्रेशर पॉइंट पे कोई घाव ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब कि मलेरिया का नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आगे जो बेटा आगे जो हम पढ़ाएंगे डेंगू पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा डेंगू चलेगा। तो वेरी वेरी थैंक्स, ओके, थैंक यू।